दोस्तों, अगर दहाड़ने वाला इंसान अचानक से शांत हो जाए तो समझ जाइए कि यह पारिवारिक मामला है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक आदमी पुलिस वालों के सामने चीख चिल्लाकर कह रहा था कि अगर मेरे बेटे के कातिल को 24 घंटों के अंदर नहीं पकड़ा गया तो मैं उसे मार दूंगा। दरअसल एक रामलीला मैदान में दो गुटों में कुछ मुठभेड़ होती है, कुछ हड़प झड़प होती है, जिसकी वजह से एक लड़की की गोली लग जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और वो मरने वाला लड़का कोई ऐरा गैरा नहीं होता है, बल्कि एक करोड़पति बाप का बेटा होता है। लेकिन जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है, इसकी सच्चाई लोगों के सामने लेकर आती है, तो उस लड़की का पिता यह बात को मानने को तैयार ही नहीं होता है कि आखिर उसका बेटा ऐसा काम कर सकता है। वाकई में जो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना सचमुच आपको हैरान और परेशान कर देने वाली है। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रोजाना की तरह आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की। शाहजहांपुर जिले का ही एक थाना पड़ता है सदर बाजार। बात कर रही हूँ 2 दिसंबर 2024 के दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास। एक आदमी इसी सदर थाने में पुलिस को कॉल करता है। कॉल करके बताता है कि रामलीला मैदान में एक व्यक्ति की गोली लगने से उसकी मौत हो चुकी है, आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। जब पुलिस इस तरह की खबर सुनती है तो अपने टीम को लेकर उस घटना स्थल पर आती है, तो देखती है कि पहले से ही वहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में भीड़ मौजूद है और वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है। उस डेड बॉडी के बगल में ही एक आदमी और एक महिला जो कि रो रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं। पुलिस उस डेड बॉडी को देखती है कि तो पता चलता है कि उस डेड बॉडी के सिर पर पीछे गोली लगने की वजह से इसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस इसकी जानकारी के लिए उस रोते हुए आदमी से इसकी जानकारी इसके बारे में पूछती है, तो वो आदमी बताता है कि साहब, मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है और ये मेरी पत्नी रानी गुप्ता है और ये मरने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है आयुष गुप्ता, जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होती है। और साथ में ये भी बताता है कि इसको किसी और ने नहीं बल्कि इसी का दोस्त प्रिंस राजपूत और उसके साथियों ने मारा है। जब पुलिस इस तरह की बातें सुनती है तो पहले तो उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस इसकी जानकारी के लिए वहाँ के जो मौजूद लोग थे उससे भी पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि इस रामलीला मैदान में दो लोगों में दो गुट होते हैं, उसमें कुछ हड़प झड़प होती है, जिसकी वजह से इस लड़की को गोली लग जाती है और गोली लगने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए उस रामलीला मैदान में जो सीसीटीवी कैमरा होता है उस फुटेज को खंगालती है, तो उसमें यह वीडियो दिखाता है कि 2 दिसंबर को दोपहर के 12 बजे के आसपास जो आयुष गुप्ता थे वो अपने 4-5 दोस्तों के साथ वहां पर जाता है और उसके कुछ ही देर बाद ये प्रिंस राजपूत भी अपने 10 से 12 दोस्तों के साथ वहां पर जाता है। पहले तो दोनों में आमना सामनी होती है, कुछ बातें होती है, लेकिन इसी बीच दोनों में हड़प झड़प हो जाती है, जिसकी वजह से आयुष गुप्ता को गोली लग जाती है और इसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब इस तरह की वीडियो पुलिस देखती है तो पुलिस प्रिंस राजपूत को ढूंढने लगती है। प्रिंस राजपूत जो कि गदियाना इलाके का रहने वाला होता है, वो शादीशुदा होता है। प्रिंस की पत्नी का नाम पायल होता है। जब पुलिस प्रिंस के घर जाती है तो ना ही प्रिंस मिलता है और ना ही उसकी पत्नी पायल मिलती है। अब पुलिस इसकी छानबीन में लग जाती है, लेकिन दोनों का कहीं पर अता पता नहीं चलता है। लगभग 2 दिन का समय बीत जाता है। लेकिन जब 2 दिन का समय बीत जाता है, जब 4 दिसंबर को आयुष की डेड बॉडी जब पोस्टमार्टम के बाद जब उसकी डेड बॉडी आती है तो उसके परिवार के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन आयुष के पिता अपने बेटे की डेड बॉडी को अंतिम दाह संस्कार नहीं करते हैं, बल्कि उनकी लाश को लेकर धरने पर बैठ जाता है और रोड जाम कर देता है। जब पुलिस इस तरह की खबर सुनती है तो पुलिस भी बौखला जाती है और रोड खाली करवाने की बात करती है। इस पर दिलीप कुमार गुप्ता भी पुलिस को धमकाते हुए कहते हैं कि जब तक मेरे बेटे के कातिल को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक मैं अपने बेटे का अंतिम दाह संस्कार नहीं करूंगा। हालांकि पुलिस वाले बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन दिलीप कुमार गुप्ता अपनी जिद पर ही अड़े रहते हैं और साथ में पुलिस वालों को ये भी कहते हैं कि अगर मेरे बेटे के कातिल को नहीं पकड़ा गया तो मैं उन सबको मार दूंगा।
जब इस तरह की बातें दिलीप कुमार करता है तो पुलिस की जो और उच्च अधिकारी होती है उस जगह पर आती है और जैसे तैसे इनको शांत कराया जाता है। इनको मनाने के बाद रोड को खाली करवाया जाता है और इसके बाद जो पुलिस है प्रिंस और उसकी पत्नी को ढूंढने में बहुत ही अच्छी तरीके से ढूंढती है। ढूंढने के बाद 4 दिसंबर को ही शाम को दोनों मिल जाते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों पुलिस को अपनी कस्टडी में लेकर थाने में लेकर आती है और थाने में लाने के बाद उससे पूछताछ करती है। जब पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है तो एक ऐसी कहानी आती है जिसे सुनकर इस आयुष के पिता भी अपने कानों पर विश्वास नहीं करते हैं कि उनका बेटा ऐसा काम कर सकता है। दरअसल ये जो घटना है ये घटना इस घटना से लगभग 2 महीने पहले की होती है। प्रिंस राजपूत की एक साली होती है जिसका नाम होता है काजल, जो कि अपनी बहन पायल और अपने जीजा के साथ गदियाने इलाके में ही रहा करती थी। एक दिन काजल पूजा करने के लिए अपने घर के मंदिर में बगल के मंदिर में जाती है तो वहां पर उसकी मुलाकात आयुष गुप्ता से होती है। जब आयुष को देखती है तो पहली बार में ही उसको देखकर पसंद कर लेती है, जिसकी वजह से दोनों में बातचीत होती है और बातचीत होते दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन दोस्ती की वजह से दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगता है। इधर जो आयुष होता है प्रिंस राजपूत का ही दोस्त होता है। आयुष जो कि शादीशुदा होता है, काजल को पता चलता है कि वो शादीशुदा है, इसके बावजूद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है बल्कि उसके साथ अलग अलग जगहों पर घूमने लगती है। जब काजल की बहन पायल को पता चलता है कि उसकी बहन काजल का अफेयर आयुष के साथ है तो वो भी उसको मना नहीं करती, बल्कि कभी कभार जब आयुष काजल को घुमाने ले जाया करता था तो पायल भी साथ में चली जाती है। इसके बाद वो हर जगहों पर काजल को घुमाता है और ढेर सारे शॉपिंग भी कराता था, जिसकी वजह से ये दोनों पैसे की लालच में आ जाती हैं। इधर आयुष जो कि टेंट हाउस का काम करता था, अच्छा खासा पैसे भी कमा लेता था। अब तो अपनी पूरी कमाई दोनों के ऊपर लुटा रहा था और दोनों ये इनके पैसों पर ऐश करने लगती हैं। लेकिन आयुष के जो पिता होते हैं एक करोड़पति होते हैं, उनके पास बहुत ही पैसे धन दौलत होता है। एक दिन आयुष यानी कि 1 दिसंबर 2024 को जब काजल और उसकी बहन पायल को एक ढाबे पर ले जाता है खाना खिलाने के लिए, लेकिन जब खाना खिलाने के बाद वो दोनों को लेकर बाहर निकलता है तभी प्रिंस राजपूत की नज़र उस पर पड़ जाती है। इसके बाद प्रिंस आयुष के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी और साली को घुमाते हुए, तुम कल रामलीला मैदान में मिलो तब तुम्हें मैं बताता हूँ। जब इस तरह की बातें प्रिंस कहता है तो आयुष भी उसकी धमकियों से नहीं डरता है और कहता है कि मैं कल रामलीला मैदान में आ जाऊँगा, देखता हूँ तुम मेरा क्या कर लेते हैं। इसके बाद जब सुबह होती है दूसरे दिन तो वो अपने जो वादा किया होता है वादे के मुताबिक इधर आयुष अपने 4-5 दोस्तों के साथ यानी कि 2 दिसंबर को 2 दिसंबर दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास अपने 4-5 दोस्तों के साथ उस रामलीला मैदान में जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही आयुष 10 से 12 दोस्तों के साथ रामलीला मैदान में आ जाता है। पहले तो दोनों में आमना सामनी होती है, कुछ बातें होती है, लेकिन इसी बीच दोनों गुटों में कुछ हड़प झड़प होती है जिसकी वजह से आयुष को गोली लग जाती है और गोली लगने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके जितने भी प्रिंस के जो साथी होते हैं सभी वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब इस तरह की कहानी प्रिंस पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस भी सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं और साथ में पुलिस यह भी प्रिंस से पूछती है कि तुम्हारे सब साथियों का नाम पूछती है तो वो अपने 12 साथी का नाम बताता है, जिसमें से तो 8 जो हिंदू होते हैं और 4 मुसलमान होते हैं। अब पुलिस इनकी तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस की कड़ी मुशक्कत के बाद 8 जो उसके साथी होते हैं गिरफ्तार हो चुके होते हैं, लेकिन 4 अभी भी फरार हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार पुलिस उन चारों को कब तक गिरफ्तार करेगी और उनको क्या सजा देगी। इसके बाद प्रिंस के ही तहरीर पर उसकी पत्नी पायल और उसकी जो साली होती है काजल, इन सभी को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद इनको उच्च न्यायालय में पेश किया जाता है, जहां से इन सभी को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।